अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो का टाइटल है इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन, 1947 में जो पार्टीशन हुआ। अच्छा, कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं, मैं शुरू करने से पहले तारीफ़ कर दूँ, नितिन राजपूत की भी और धनंजय की भी, नितेश राजपूत, धनंजय की भी तारीफ़ कर दूँ कि धनंजय एक आईफोन भेज रहे हैं। खैर बहरहाल आईफोन आ गया आपके पास? अभी कहाँ? बस उनको एड्रेस बताना है दुबई का भाई का, तो वहाँ पे आ जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर हमें मिल जाएगा। तो धनंजय का फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन एक्सप्लेन। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। 2-3-4 यूट्यूबर हैं, जैसे अभियन नहू हैं और ध्रुव राठी हैं और नितेश राजपूत हैं, और भी 2-4 हैं। बहुत अच्छा मतलब कंटेंट तैयार करते हैं। तो एक और मज़े की मैं इनकी बात बताऊँ, एक रेफरेंस जो है ना, मतलब मिसाल के ऊपर किसी ने किताबें लिखी हैं पार्टीशन पे, कोई अखबार की कटिंग है उस दौर की, 1947 की, कोई भी है, कोई किसी दौर किसी बंदे का वीडियो क्लिप है, तो मतलब हर चीज़ का रेफरेंस देते हैं कि मैं अपने पास से अज्यूम नहीं कर रहा हूँ। मतलब मेरा ख्याल है गांधी अच्छा था, मेरा ख्याल है उसने उसके बारे में ऐसा कहा होगा, नहीं भाई, एक चीज़ बाय रेफरेंस दिखाते हैं, बताते हैं। ये इनकी सबसे अच्छी बात है। तो मेजॉरिटी में हिंदू है, इलेक्शन होगा तो हिंदू जीतेगा, लॉ बनाएगा तो वो भी हिंदू बनाएगा, तो मुस्लिम कहां जाएंगे? जिन्ना ने तो मौलवी और मौलाना का जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसको ही क्रिटिसाइज कर दिया। ट्रेनों में लाशें भर के भेजी, बंटवारे में ऑफिस के जो टाइपराइटर और टेबल थे उनको भी नहीं छोड़ा, वो भी आधे आधे बांट दिए इन लोगों ने। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हिंदू पार्टी है। 6% लीडर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे हिंदू रखे हैं इन्होंने। जिन्ना तो कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम साथ में ही नहीं रह सकते, तो फिर पंजाब और बंगाल के हिंदू क्यों चाहिए? जिन्ना ने कह दिया था कि इंडिया के सारे मुस्लिम्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मैं हूं, तुम सबके लीडर हो, तो हम क्या करें, हम सब जॉब छोड़ दें। और सेम टाइम पे सावरकर ने बुक लिख के हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर दी, और आरएसएस को भी सारे लीडर ने सेम ईयर में बना दिया। अगर ऐसा है तो कैंडिडेट खड़ा होगा तो मुस्लिम खड़ा होगा, वोट भी खाली मुस्लिम करेगा, हिंदू वोट नहीं कर पाएगा। देखिए, इससे पहले हमने बात की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि कैसे एक मसाले का बिजनेस करने आई छोटी सी कंपनी ने हमारे देश को गुलाम बना लिया था, और फिर क्या क्या करके हमने उनसे आजादी ली, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी। और आज ये जो वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कि जब आजादी मिल गई थी तो फिर ऐसी क्या मजबूरियां बन गई थी उस टाइम पे कि इंडिया का पार्टीशन करना पड़ा, और बड़े से बड़े दिग्गज जो थे वो इस चीज को रोक क्यों नहीं पाए। आज 77 साल हो चुके हैं इस पार्टीशन को, लेकिन आज भी आपको लोग बहस करते हुए दिख जाएंगे कि ये जो पार्टीशन हुआ ये सही हुआ या गलत हुआ। क्या सच में ऐसी कोई चीज हो सकती थी जो इस पार्टीशन को रोक देती? एक्चुअल में इसका जिम्मेदार कौन है? और देखिए, जब भी हमारे देश के पार्टीशन की बात होती है तो हमारे इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। जिस तरीके से हमारे लिए जिन्ना विलन है, वैसे ही आप पाकिस्तान में जाके बात करोगे तो वहां पे नेहरू और गांधी जी को गलत बताया जाता है। और कुछ का ये भी मानना है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस जी होते तो ये जो मैटर था ये वहीं पे सॉल्व हो गया होता। आप अगर इस मुद्दे पे कभी किसी से बात करोगे तो हर कोई कहता है कि ये नहीं होना चाहिए था, हम तो चाहते ही नहीं थे कि ऐसा हो, सब लोग आपस में प्यार से रहते थे, ये तो नेताओं ने मजबूरी बना दी थी। लेकिन जब उस टाइम पर एक दूसरे को मारने काटने की बात आई तो कोई भी पीछे नहीं हटा। नफरत ऐसी थी कि 15 से 20 लाख लोगों को काट दिया गया था। देखिए, इस पार्टीशन के बाद कई लोग सड़क पे आ गए थे, अपना घर जमीन काम छोड़ के उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ी थी। वैसे तो वो टाइम एकदम अलग था, लेकिन आज भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वही वैल्यू है। फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अब लोग अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिसमें से स्टॉक मार्केट एक है। अब देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर फायदे की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन आप करेक्ट नॉलेज से अपने फायदे की प्रोबेबिलिटी जरूर बढ़ा सकते हैं। जैसे पिछले 1 साल में बॉन्डाना इंजीनियरिंग का स्टॉक 20 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इनको 1700 करोड़ के ऑर्डर्स मिले थे। ऐसे ही आदित्य विजन के कई स्टेट्स में स्टॉक एक्सपेंशन करने के बाद उनका स्टॉक प्राइस 100 टाइम्स बढ़ा, और ऐसे ही केपीआई ग्रीन को जब बड़े ऑर्डर्स मिले तो उनका स्टॉक प्राइस बढ़ा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इन कंपनीज के प्राइस बढ़ने में लॉजिक था। तो अगर आपके पास कंपनी के ऑर्डर्स, एक्सपेंशन, सेल्स और प्रॉफिट जैसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो आप लॉजिकली बेटर डिसीजन ले पाओगे। लेकिन इस तरीके की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपका बहुत ज्यादा
टाइम जाएगा, और इसका सॉल्यूशन दिया है सॉवरेन ने। ये बहुत इजी है, विद इन फ्यू क्लिक्स आप देख सकते हैं किस कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिले, किसका एक्सपेंशन हुआ, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, और ऐसे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा। और सॉवरेन की जो इंफॉर्मेशन है ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, बल्कि एनएससी और बीएसई से सोर्स्ड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। सॉवरेन आपके टाइम की रिस्पेक्ट करता है और सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। और इसके साथ साथ सॉवरेन अपने नए यूजर्स को 45 डेज का फ्री ट्रायल देता है। और आप यहां पे फेमस इन्वेस्टर आदित्य जोशी से इन्वेस्टिंग भी सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज ही सॉवरेन ऐप को डाउनलोड करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो एक्चुअल में उस टाइम पे ऐसी क्या सिचुएशंस बन गई थी और मजबूरी ऐसी क्या फंसी थी कि बड़े से बड़े महारथी जो थे उनकी भी स्ट्रेटेजीज फेल हो रही थी। और इस पार्टीशन के पीछे जिम्मेदार कौन है, गलती किसकी है, एक एक डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि अगली बार जब आपके सामने कोई पार्टीशन की बात करे तो आपको एक्चुअल डिटेल पता हो। तो देखिए ये है कराची, और कराची के इस खरादर डिस्ट्रिक्ट के इस घर में उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। तो इस घर में एक जिन्ना बाई पूंजा नाम से एक बिजनेसमैन रहता था। और इस बिजनेसमैन के यहाँ पे 25 दिसंबर 1876 को एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है मोहम्मद अली जिन्ना, जो इस पूरी सिचुएशन का सबसे मेन कैरेक्टर है। जिन्ना के जो दादा थे वो पहले हिंदू थे, लेकिन बाद में इन्होंने मुस्लिम रिलीजन को अपना लिया था। इनके दादा पहले खोजा कास्ट से थे। खोजा कास्ट के लोग पहले हिंदू हुआ करते थे, फिर बाद में इन्होंने इस्लाम रिलीजन अपना लिया था, और फिर आगे जिन्ना जो थे उन्होंने भी मुस्लिम रिलीजन को ही फॉलो किया। अब जैसे जैसे जिन्ना बड़े होने लगे तो जिन्ना ने कराची के क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की, और फिर इसके बाद ये लंदन चले गए और वहां जाके अपनी लॉ की पढ़ाई करने लगे। अब काफी टाइम तक जिन्ना लंदन में रहने के बाद, वहां पे अपनी पढ़ाई करने के बाद, वकीलों के बीच में रहने के बाद, जिन्ना ईयर 1896 में कराची वापस आ जाते हैं। लेकिन जिस दिन ये कराची पहुंचते हैं उसी दिन इनकी फैमिली से इनको पता चलता है कि इनके जो फादर हैं, जो बिजनेसमैन थे, उनको पैसे का भारी नुकसान हो गया और इनके ऊपर बहुत सारा लोन हो गया। तो ये सारी चीजें जब पहुंचने के बाद इनको पता चलती हैं, तो जिन्ना जो थे वो अपना कमाने का इंतजाम जो है वो शुरू कर देते हैं, और ईयर 1900 आते आते बॉम्बे में जाके अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और इस टाइम पे जो आजादी की लड़ाई वगैरह चल रही थी इससे बिल्कुल दूर थे, और गांधी जी जो थे वो भी उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में थे। तो कहने का मतलब है कि जिन्ना और गांधी जी उस टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ जो आजादी की स्ट्रगल चल रही थी उससे बिल्कुल दूर थे। और उस टाइम पे किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो दोनों हैं आगे चल के कितना बड़ा काम करने वाले हैं। देखिए उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का जो मैप था वो ये था। ये जो आप ब्लू में देख रहे हैं ये प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली रूल करते थे, और बाकी ये जो पूरा येलो एरिया है इसको ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे। और ये जो येलो एरिया है आगे चल के इसी एरिया का पार्टीशन होना था। बाकी प्रिंसली स्टेट क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे रूल करते हैं, सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन की बात करेंगे। उस टाइम पे करीब टोटल पॉपुलेशन 38 करोड़ थी, जिसमें से 65% हिंदू थे और 27% मुस्लिम थे। और इसमें से भी ब्रिटिश इंडिया का ये जो आप नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का एरिया देख रहे हो, इसमें जो थी वो मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो मेजोरिटी में थी। जैसे खैबर पख्तून में 94%, बलूचिस्तान में 87%, सिंध में 71%, पंजाब में 57%, बंगाल में 55% मुस्लिम थे, और बाकी जितनी जगह थी वहां पे हिंदू मेजोरिटी में थे। ये जो सारी डिटेल मैं आपको बता रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही सेंसस का जो डेटा था यही इस पार्टीशन की आगे चल के जड़ बनता है। अब देखिए काफी टाइम तक ये सारी चीज चलती हैं। इसके बाद ईयर आता है 1903, और फ्रीडम फाइटर जो थे इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। हिंदू मुस्लिम सारी कम्युनिटी जो थी वो एक साथ मिलके अंग्रेजों को परेशान कर रही थी। और इसमें भी सबसे ज्यादा दिक्कत जो ब्रिटिशर्स के सामने आ रही थी वो बंगाल से आ रही थी। उस टाइम का बंगाल प्रोविंस जो था वो बहुत ही बड़ा था। आज का वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, बांग्लादेश, ये सब आता था उसमें। जितने भी फेमस पॉलिटिशियंस थे, लॉयर, इंटेलेक्चुअल्स, बंगाल से ही ब्रिटिशर्स को निशाना बनाते थे। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम पे बंगाल जो था वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का हब बन चुका था, और इस वजह से ब्रिटिशर्स जो थे इस पूरे जगह से बहुत ज्यादा गुस्सा रहते थे। अब होता क्या है कि जब ये सारी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं तो इसके 2 साल बाद यानी कि ईयर 1905 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन बंगाल से डील करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उनको वहां पे रहते रहते एक चीज समझ में आ गई थी कि इंडियंस को रिलीजन के नाम पे बांटा जा सकता है, और अगर ये किसी तरीके से इनकी यूनिटी ब्रेक कर देते हैं तो इनको मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा, और ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग भरी हुई है सारे इंडियंस में ये रिलीजियस हेट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए लॉर्ड कर्जन जो थे वो जुलाई 1905 को एक अनाउंसमेंट करते हैं। इसमें कहते हैं कि बंगाल जो है ये बहुत ही ज्यादा इसका एरिया बड़ा है, इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत आ रही है, तो बंगाल का पार्टीशन करना पड़ेगा। और बंगाल जो था एज अ होल पूरे बंगाल के अंदर
हिंदू जो थे वो मेजॉरिटी में थे, लेकिन बंगाल का जो ईस्ट साइड था वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, एक प्लान तरीके से बंगाल को डिवाइड किया। उसने जो बंगाल का ईस्ट एरिया था जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा थी उसको ईस्ट बंगाल बना दिया, आज की डेट में वो बांग्लादेश है, और बाकी जो बचा बंगाल था उसको वेस्ट बंगाल बना दिया। अब जब अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन किया तो ईस्ट बंगाल के अंदर जो मुस्लिम्स थे वो पहले बंगाल के अंदर माइनॉरिटी थे, लेकिन अब ईस्ट बंगाल बनते ही मेजॉरिटी में आ गए थे, और हिंदू जो पहले मेजॉरिटी में थे वो माइनॉरिटी बन गए थे ईस्ट बंगाल के अंदर। और बाकी जो वेस्ट बंगाल के लोग थे वहां ऐसा ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, वहां जैसे पहले था वैसे ही रहा, लेकिन वेस्ट बंगाल के लोग भी गुस्सा हो गए थे क्योंकि उनके हाथ से आधा बंगाल चला गया था। Independence has not yet brought them peace. Rejoicing turned quickly into horror and mourning. Throughout this vast land, Hindus and Muslims seek safety in new surroundings. Peace-loving people, theirs is the dream of centuries. अब ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, इस चीज को लेके इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबको इकट्ठा किया, आंदोलन करना स्टार्ट किया कि बंगाल का जो पार्टीशन है ये गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं ईस्ट बंगाल के जो मुस्लिम्स थे उनको इस पार्टीशन से उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। जैसे पहले एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, धरने दिए जाते थे, इस बार ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था इसको लेके जो धरने वगैरह दिए जा रहे थे, ईस्ट बंगाल के जो मुस्लिम्स थे, एक सेगमेंट था मुस्लिम्स का, वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। और ये पहली बार एक ऐसी सिचुएशन बनी थी जहां पे एक साथ आंदोलन करने की बजाय ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया था कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये हिंदुओं की पार्टी है। पूरी पॉपुलेशन के 26% मुस्लिम्स हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पार्टी में सिर्फ 6.59% मुस्लिम डेलीगेट्स रखे हैं। और डिस्कशन ये था कि कल को अगर अंग्रेज चले भी गए, कि लड़ाई तो सब लोग लड़ रहे हैं लेकिन मुस्लिम्स जो हैं उनकी तो फिर भी नहीं चलेगी, क्योंकि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, इलेक्शंस भी होंगे तो हिंदू ही जीतेंगे, तो आजादी के बाद भी हमारी उतनी नहीं चलेगी। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज को भांप लिया था, उनको समझ में आ गया था कि ये जो रिलीजियस एंगल उठने लगा है ये इस पूरे मूवमेंट को खराब कर देगा। तो उन्होंने अपने हर स्टेप में एक ही स्टांस रखा। वो स्टांस ये था कि उन्होंने ये कहा कि देखिए रिलीजन जो है वो आपका एक प्राइवेट मैटर है, रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। और उन्होंने हर कम्युनिटी को जाके यही चीज समझाई कि हम अंग्रेजों के खिलाफ जिस आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम एक सेकुलर इंडिया को देखते हैं जिसमें हर धर्म, हर कम्युनिटी के लिए जगह होगी, आपको कोई भी डरने की बात नहीं। कांग्रेस ने यही मैसेज कन्वे किया कि नेशनलिज्म और देश जो है वो किसी भी धर्म या कम्युनिटी से बड़ा होता है। इनफैक्ट जो उस टाइम पे धर्म की बात करते थे उनको कांग्रेस वाले कम्युनल बोलते थे। लेकिन ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था इसमें हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पड़ चुकी थी और अंग्रेजों का जो प्लान था वो काम करने लगा था। और ये जो टाइम चल रहा था इसी बीच में जिन्ना की भी एंट्री होती है पॉलिटिक्स में। ईयर 1906 में कांग्रेस कलकत्ता के अंदर एक सेशन कर रही थी, इसी में जिन्ना आए थे और जिन्ना ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। देखिए थोड़ा सा जिन्ना के बारे में बता देता हूं आपको। जिन्ना की जो आज इमेज है उस टाइम पे जिन्ना के जो पर्सनल बिलीफ थे वो बिल्कुल अलग थे। उस टाइम पे जो जिन्ना थे वो सेकुलरिज्म की बहुत ज्यादा बात करते थे, कांग्रेस की सेकुलर आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। और जिन्ना जो थे वो मौलाना मौलवी को बहुत क्रिटिसाइज करते थे। जिन्ना का जो लाइफस्टाइल था वो ट्रेडिशनल इस्लामिक प्रैक्टिसेस से बहुत ही अलग था। सरोजनी नायडू जी ने ऑन रिकॉर्ड जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी तक का टैग दिया था। लेकिन आगे चल के सारी चीजें घूमेंगी, अभी आप थोड़ा सा वेट करिए बस। तो अब अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन तो कर दिया था, इसको लेके पूरा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो धरने वगैरह दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। सेम टाइम पे जिन्ना की भी एंट्री हो गई थी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। और इसी टाइम पे एक चीज और हो जाती है। होता क्या है कि जब ये सारी चीजें चल रही थी तो सेम ईयर 1906 में ईस्ट बंगाल जो अभी अभी डिवाइड होकर नया स्टेट बना था जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे, वहां पे ढाका शहर के अंदर, अभी तो बांग्लादेश हो गया वो, वहां पे मुस्लिम्स की टीम है। जी जनाब, सबसे पहले तो आपने पहले इनकी वीडियो कोई देखी थी? नहीं, मैं इसलिए नहीं देखती थी इनकी वीडियो के बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते थे। नहीं, आप मतलब ये देखें, मिलियन व्यूज़ हैं और आप टॉपिक देखें, मतलब नॉलेज का ख़जाना, मतलब आपको इतनी सारी नॉलेज जो किताबों में नहीं मिलती, स्कूलों में नहीं मिलेगी, वो यहाँ से मिलेगी। बिल्कुल तो ऐसा ही है यूट्यूब की बहुत, मतलब आप जब इनकी वीडियो देखना शुरू करो तो आप बिल्कुल मगन हो जाता है इंसान पता ही नहीं चलता। हाँ। अच्छा, एक इनकी वीडियो का एक और मतलब इस तरह की वीडियो की ख़ास बात एक और होती है कि ये लोग सीख गए हैं, समझ गए हैं कि साथ साथ एनिमेशन, ग्राफिक्स और नक्शे और ये सारी चीज़ें चलती रहे तो हमें एक फ़िल्म की तरह। अच्छा हाँ, मुझे आप कोई बात बताओ तो मेरा दिमाग एक इमेजिनेशन करेगा। मैं कल यहाँ गई थी, मैं कल वहाँ गई थी, वहाँ से बस से उतरी थी तो सामने एक ये था, चाय वाला था, वहाँ से हमने चाय पी। बेशक आपका चाय वाला पैंट शर्ट में था, मेरे जहन में शलवार कमीज़ वाला चाय वाला बन रहा होगा, मेरे जहन में
तो यहाँ पर ये होता है कि आपके दिमाग को ये लोग रिलैक्स देते हैं और चीज़ें बना बना के बड़ी आसानी से बड़े ढंग से, जैसे नक्शा बता रहे हैं वेस्ट बंगाल ये बंगाल, तो इससे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी आसानी होती है वीडियो को समझने में। तो अभी तक इस वीडियो को, मतलब वीडियो लंबी है तो हम थोड़ी थोड़ी करके करेंगे, तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको भी। अभी तक मैं इस वीडियो से इस पार्ट तक मैंने जो ये सीखा समझा कि अंग्रेज़ों का सबसे पहला टारगेट बंगाल, क्योंकि बंगाल से ही वेस्ट बंगाल और तो पूरा एक बंगाल था पहले, यहाँ से समझो मूवमेंट उठी थी। इसका मतलब ये है कि अगर जो भी बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं तो सबसे पहले मतलब इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अंग्रेज़ों को अगर किसी ने ललकारा या किसी ने अंग्रेज़ों को झंझोड़ा या किसी ने अंग्रेज़ों को तंग किया तो वो बंगाल के लोग थे। आज बंगाल में, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, दिल से बताऊं, शायद बहुत पीछे है इकोनॉमिकली। बंगाल में हालात मतलब गुर्बत वाला मामला या बांग्लादेश जैसे था, तो मतलब बंगाल जो है इन्होंने अंग्रेज़ों को तंग किया, तो शायद वो इस हालत में अभी बेहतरी की हालत में नहीं है। आज़ादी की समझो इब्तिदा रखने वाले ये लोग हैं। तो अंग्रेज़ों का सबसे पहला हथियार कौन सा था? टारगेट बंगाल ही था। क्या किया? मुस्लिम और उनको अलग किया, एक दोनों मतलब मुस्लिम और हिंदू को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया और दोनों के दुश्मन बना के खुद साइड पे हो गया। उससे क्या होता है, जब आपके 4 दुश्मन हैं तो पहले तो उनको 2-2 में डिवाइड कर दो, तो क्या होगा? दोनों आपस में लड़ेंगे, किसको मारेगा किसको मारेगा। आप अपने दुश्मन की ताकत ही खत्म कर दे रहे हो ना। आप देखो यूनिटी क्या है, ताकत है। देखिए एकता, यूनिटी, ताकत है। तो अंग्रेज़ों ने इसी बुनियाद पर हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ही 2 देश बना डाले कि ये इसके खिलाफ हो, ये इसके खिलाफ हो, तो ज़िंदगी भर तक जंग चलती रहे। मतलब जो अंग्रेज़ को ख्वाब था तो वो पूरा हो चुका, उसने पूरा अपना कर दिया, वो जो चाहता था वो कर चुका। और हम पागल हैं जो उसके बनाए हुए क्या बोलेंगे, शतरंज है, और एक और लफ्ज़ भी है हिंदी उसके, हाँ, बहकावे में आ गए हम और अभी तक लड़े। और अभी तक 2024 में भी लोग यही बोलते हैं कि इंडिया के कुछ लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान के कुछ लोग बोलते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है। ये हमें एक दूसरे के दुश्मन बना के लोग चले गए। हाँ। हज़ारों साल हम एक साथ रहेंगे, हज़ारों साल, और आज हम लड़ रहे हैं तो बड़े अफसोस की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में। आज आप नमाज़ पढ़ रहे हो सुकून से, एक कायद-ए-आज़म की देन है। आज आपके पास मुस्लिम मुल्क है। इंडिया में जाके पूछो, सुनो, इंडिया में जाके पूछो कितनी मुश्किल ज़िंदगी है, लोग ये कहते हैं यही है, ऐसा ही है इंडिया वाले मुस्लिम। मतलब यार मैं यही बोलूँगी कि यार आपको कुछ मालूम वगैरह होता नहीं, आप एवं ही तारीफ़ कर रहे होते हो। ये कायदे-आज़म और ये अगर अलग नहीं होता तो आज इंडिया पाकिस्तान अगर साथ होता तो आप खुद सोचो कि कहाँ, मतलब मुझे लगता है कि दुनिया की हाँ, और ये कभी भी गोरों को या अंग्रेज़ों को कभी बर्दाश्त बिल्कुल हजम नहीं होता इनको। ये जब भी उन्होंने मुस्लिम और हिंदू को साथ लाके खड़ा कर दिया और लोगों को झगड़ा करवा के। पहले तो आपसे मैं पूछूंगा कि पूरी वीडियो की जाए आगे चल के। हाँ, इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टेड है। तो आगे चल के आप कमेंट के जरिए से बताएं धनन जी कि इस वीडियो को पूरा किया जाए। दोबारा मुस्कुरा रही हूँ, दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।